ASP.NET MVC कोर में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजर व्यू इंजन, रेजर सिंटैक्स और व्यू। ये तीनों चीजें हमें डिस्कस करनी है कि एक व्यू क्या होता है, रेजर सिंटैक्स क्या होता है, और उसके बाद एक रेजर व्यू इंजन का कॉन्सेप्ट है .NET कोर के अंदर, ये .NET में भी था कॉन्सेप्ट, ये किस तरीके से काम कर रहा था, इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक व्यू बेसिकली है क्या। हालांकि हम व्यू के ऊपर काफी टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं, व्यू हमने क्रिएट भी किए हैं काफी, लेकिन एक्चुअल में एक व्यू की प्रॉपर डेफिनेशन होगी क्या, उसके ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास अब एप्लीकेशन का हमारी यूआई प्रोवाइड करके यूजर को दे रहा होता है। यूआई इन द सेंस यूजर इंटरफेस, डिजाइनिंग के लिए उसको आप मार्कअप्स के लिए, ठीक है यूजर के जो डिजाइनिंग नजर आती है हमारे एप्लीकेशन की, वो व्यू कवर बेस कर रही होती है। और इट इज यूज टू डिस्प्ले कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन जो भी कंटेंट होगा वो डिस्प्ले कर रहे होंगे व्यू के ऊपर। और उसके साथ साथ जो यूजर इनपुट देगा हमसे, यानी कि अपना यूजर नेम पासवर्ड इंसर्ट कर रहा है या कोई भी एंट्री कर रहा है, तो वो इनपुट को एक्सेप्ट करना भी इसी व्यू का काम है। यानी कि व्यू जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा, हम यूजर जो है डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा हमारे व्यू के साथ, और फिर व्यू आगे जो फर्दर हमारे एप्लीकेशन से इंटरेक्शन प्रोवाइड करके दे रहा होगा हमारे को। और हम जो है मॉडल को डेटा को यूज करते हुए भी व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है पॉइंट नंबर 3 का, कि जो डेटाबेस होता है उसमें जो टेबल्स का रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड को हम इजीली अपने व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, नहीं कि डेटाबेस का भी लिंक हम व्यू से करवा सकते हैं, लेकिन इसमें ऑब्वियस बात है कंट्रोलर प्ले में आ रहा होगा, उसके बगैर तो काम होगा नहीं। सेकंड लास्ट पॉइंट हमने लिखा हुआ है कंटेन बोथ एचटीएमएल मार्कअप्स एंड C# कोड दैट रन्स ऑन दी वेब सर्वर। दोनों कोड यानी कि एचटीएमएल का मार्कअप्स यानी कि जो डिजाइनिंग का कोड है, बूटस्ट्रैप हो गई, CSS हो गई, एचटीएमएल हो गई, ये सारा कोड तो हम एचटीएमएल व्यू के ऊपर लिख रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो C# के कोड है उनको भी हम व्यू के ऊपर रेंडर करवा सकते हैं। लेकिन जो C# का कोड है ये जो एग्जीक्यूट होता है ये वेब सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, वेब ब्राउजर पे एग्जीक्यूट नहीं होता। आपको पता है जो C# है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए कंपाइलर। तो कंपाइलर वाला जो सिनेरियो है वो होता है सर्वर के पास, वो ब्राउजर के ऊपर नहीं होता। यानी कि ब्राउजर सिर्फ एचटीएमएल को समझेगा, बाकी जो C# पर आप कोड लिखेंगे वो जो है सर्वर समझेगा। ठीक है, सर्वर एग्जीक्यूट करेगा उसको। अभी काम एक्चुअल में होगा कैसे, इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है जो व्यू क्रिएट होता है उसकी टाइप होती है .cshtml। इसका मतलब एक ऐसी फाइल जिसमें आप C# और HTML दोनों साथ साथ राइट डाउन कर सकते हैं। फिर हमारे पास है रेजर। अब रेजर सेंटेक्स के लिए उसको या रेजर कर लो, एक ही बात है। तो रेजर बेसिकली सेंटेक्स से एक तरीके का है जो कि MVC हमें प्रोवाइड करके दे रहा होता है, जिसकी मदद से हम अपने व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स व्यूज के अंदर C# के कोड को जनरेट करवा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है व्यू जो है बेसिकली एक HTML फाइल है, तो यानी कि उसमें HTML जब आप लिखोगे तो उसमें आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन फेस करने की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट HTML लिख सकते हो बेधड़क होगे। लेकिन अगर आप बात करेंगे C# की, हालांकि C# व्यू के अंदर सपोर्टेड है लेकिन डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है। विदाउट रेजर सिंटैक्स आप व्यू के अंदर C# को राइट डाउन नहीं कर सकते। तो C# को लिखने के लिए समझ लो रेजर सिंटैक्स आया है। रेजर सिंटैक्स का काम क्या है, C# को व्यू के साथ इनेबल करवाना। तो अगर आप फेमिलियर हैं C# .NET के साथ या VB.NET के साथ या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तो आप इजीली रेजर सिंटैक्स को समझ सकते हैं। और MVC क्या करके दे रहा होता है हमारे पास, MVC के अंदर कॉन्सेप्ट निकल के आता है हमारे पास व्यू इंजन का, जिसको आप रेजर व्यू इंजन भी कह सकते हो। इसके ऊपर अभी आगे स्लाइड हमारी है कि रेजर व्यू इंजन एक हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है MVC के अंदर, जो करता क्या है, हमारे C# के कोड को कन्वर्ट करता है ब्राउजर की उस फॉर्म में जिसको वो समझ रहा होता है, जिसको हम बेसिकली मार्कअप्स के रहे होते हैं। अब ये क्या है, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। रेजर व्यू इंजन, तो रेजर व्यू इंजन एक डिफॉल्ट व्यू इंजन है MVC फ्रेमवर्क की तरफ से जो हमें मिल रहा होता है। इसका काम ये होता है कि जब भी हम अपने व्यू को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इंडेक्स व्यू देखना है, इंडेक्स व्यू हमें चाहिए, तो इंडेक्स व्यू हमें हमारे पास आ तो जाता है लेकिन डायरेक्टली हमारे पास नहीं आता। वो एक इंजन से होता हुआ जाता है जिसका नाम है रेजर व्यू इंजन। और रेजर व्यू इंजन पे ये देखा जाता है कि क्या उस व्यू के ऊपर कोई C# लिखी हुई है। अगर कोई C# लिखी हुई है तो व्यू इंजन क्या करेगा, उस C# को कन्वर्ट करेगा HTML के फॉर्मेट के अंदर, फिर जाके वो फॉर्मेट हमें मिलेगा ब्राउजर के ऊपर। क्योंकि डायरेक्टली C# का कोड ब्राउजर के ऊपर डायरेक्ट नहीं आ रहा होता, वो कन्वर्ट होता है पहले मार्कअप्स के अंदर। और कन्वर्जन का जो काम है ना, वो काम है रेजर व्यू इंजन का, ये करवाता है कन्वर्ट। अच्छा, एक बात ये भी है कि जो रेजर हमारे पास सिंटैक्स है वो कोई नई लैंग्वेज नहीं है, एक तरीके का है, बस सिंटैक्स समझ लो, एक रूल है, कोई नई लैंग्वेज नहीं है। तो ये रूल हमें ये प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं कि टेम्पलेट्स मार्कअप जो होते हैं वो, और सेग्रीगेट HTML मार्कअप्स एंड प्रोग्रामिंग कोड इन अ व्यू, यानी कि दोनों चीजें एक साथ मिला के लिखवाना, कि एक तरफ हमारा HTML लिखी और उसी पेज पे हमारा C# भी लिखा हुआ है। तो दोनों के दोनों जो है ना एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना, ये काम है हमारे पास रेजर व्यू इंजन का। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं जो कि रेजर व्यू इंजन में हम या रेजर सिंटैक्स में हम यूज कर रहे होते हैं।
तो पहला रूल यहाँ पे ये है कि जब भी आप रेजर सेंटेंस को लिखने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे ये एट द रेट लगाएंगे, उसके बाद जो है ना ये ब्रैकेट्स लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बीच में आप रेजर सेंटेंस को इनेबल कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको इनलाइन एक्सप्रेशन करनी है, यानी कि सिंगल लाइन में आपने सी शार्प को लिखनी है, तो आप एट द रेट लगाते हैं शुरू के अंदर। अब ये काम एक्चुअल में होगा किसे, इस तरह प्रैक्टिकली देखते हैं। एक फ्रेश प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम रख रहा हूँ मैं रेजर। सबसे पहले काम हमारे पास ये होता है कि हमने एमवीसी को इनेबल करना होता है। क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट ले रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ एम्प्टी प्रोजेक्ट, तो इसमें इनेबल होकर मिलता नहीं है मेरे को। अगर आप कोई टेम्पलेट बेस्ड प्रोजेक्ट लोगे तो उसमें आपको एमवीसी इनेबल मिलेगा। राउट सेट कर लेते हैं, यूज एमवीसी पे डिफॉल्ट राउट। ये बाय डिफॉल्ट आपके होम कंट्रोलर और इंडेक्स को टारगेट कर रहा होगा, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी लेक्चर कवर कर चुके हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पहले कंट्रोलर क्रिएट करना है, क्योंकि जो व्यू बनेगा कंट्रोलर पे बेस करेगा, तो हमने करना है कंट्रोलर क्रिएट। तो राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू फोल्डर, कंट्रोलर्स। तो इस कंट्रोलर पे आके राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू कंट्रोलर, और उसका नाम मैं दे रहा हूँ होम कंट्रोलर। और ये होम कंट्रोल हमें बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स व्यू का एक्शन रिजल्ट दे रहा होता है। ये एक्शन रिजल्ट क्या होते हैं इस ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। ऐड न्यू एम्प्टी व्यू लेना है अपने, और यहाँ से आप इसका नाम इंडेक्स ही रहने देना है, और आप कर देंगे क्रिएट। अब आ गया हमारे पास व्यू। इस व्यू पे आज हमने सारी क्लास अपनी कवर करनी है कि व्यू के ऊपर एचटीएमएल तो हम लिख सकते हैं, हमने देखी है काफी, हमने लेआउटिंग भी करी है, हमें आइडिया हो गया है कि एचटीएमएल कैसे लिख रहे होते हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह कैसे लगा रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है सी शार्प की, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है रेजर सिंटैक्स को। जैसे कि अगर आप एचटीएमएल की बात करें, जैसे कि ठीक है, ये नॉर्मल से हेडिंग है, इसमें कोई मतलब हमें रेजर इंजन की जरूरत नहीं है, कुछ भी हमें इसमें इशू क्रिएट नहीं होगा मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे सी शार्प की, तो वो किस तरीके से इसमें हमें इनेबल करनी है, तो वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ मैं, फॉर सपोज H3 की। अगर आपको कोई सिंगल लाइन एक्सप्रेशन, सिंगल लाइन कोड सी शार्प पर जनरेट करवाना है व्यू के अंदर, तो वो आप इस तरीके से करेंगे, और एम्बेड करके एचटीएमएल के साथ, यानी कि एचटीएमएल भी होगी, बीच में सी शार्प आ रही होगी। अब डेट एंड टाइम को जनरेट करने के सी शार्प का कोड है, डेट टाइम डॉट नाउ करके एक मेथड होता है, जिसके थ्रू डेट टाइम फैच हो जाती है। लेकिन अगर आप डेट टाइम डॉट नाउ डायरेक्ट लिखोगे इस तरीके से, तो ये जो है लगेगा ये एचटीएमएल है, वो समझेगा ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। हमने इसको कन्वर्ट करना है सी शार्प के फॉर्म के अंदर, यानी कि इसको बताना है कि भाई ये सी शार्प है, इसको आप सी शार्प की तरह ही ट्रीट करें। तो आप क्या करेंगे, इससे पहले जो भी सी शार्प का कोड है उससे पहले आप लगा दें डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा आपका सी शार्प का कोड। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है डेट टाइम, और उसके बाद डेट टाइम की जो एक्चुअल वैल्यू है जो कि हमारे पीसी से सी शार्प फैच करेगा, वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है, तो वो किस तरीके से मैनेज करेंगे सी शार्प का, तो आप उसके लिए कंप्लीट ब्लॉक बना लें कुछ इस तरीके से। अब ये ब्लॉक आपके लिए रिजर्व हो गया सी शार्प के लिए, इसमें आप सी शार्प इजिली लिख सकते हो, इफ एल्स देन जो भी आपकी कोडिंग होती है वो आप इजिली राइट डाउन इसमें कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सी शार्प नहीं, इसमें अगर आप कोई हेडिंग पैराग्राफ लगाएंगे तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो समटाइम स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि इस ब्लॉक में सिर्फ हम सी शार्प लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, सी शार्प के साथ साथ आप एचटीएमएल भी इसमें राइट डाउन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम सी शार्प शुरू करते हैं। फॉर सपोज मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, जैसे कि एक वेरिएबल है मेरे पास स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, मैं अपना नाम ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास एक नेम का वेरिएबल है। ठीक है, और अब मुझे इस नेम को प्रिंट भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं नेम के वेरिएबल को इस रेजर सिंटैक्स के बाहर भी प्रिंट कर सकता हूँ, किसी भी टैग के अंदर आके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ के अंदर आके नेम लिखा, तो ये वेरिएबल कंसिडर नहीं किया जा रहा क्योंकि ये नॉर्मल लिख दिया मैंने नेम। लेकिन अगर मैंने लगा दिया एट द रेट, क्योंकि नेम जो होता है, नेम जो है बेसिकली एक वेरिएबल है, वेरिएबल जो होता है सी शार्प का पार्ट है, तो हर सी शार्प से पहले आपने एट द रेट लगा देना लाजमी है। तो ये चीज भी पॉसिबल है, और आप चाहो तो इसको कट करके जो सी शार्प का कोड है ना रेजर सिंटैक्स वाला, उसके अंदर भी राइट डाउन कर सकते हैं। दोनों चीजें पॉसिबल है। अब जरा करते हैं एग्जीक्यूट एप्लीकेशन को, देखते हैं क्या सी शार्प हमारे पास एग्जीक्यूट तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो बाय डिफॉल्ट ये होम कंट्रोलर और उसका इंडेक्स भी टारगेट करेगा, ठीक है। अच्छा, एक मैंने मिस्टेक कर दी है, वो ये कि मैंने जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था उसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है। ओके, एजुकेशन हमारे पास जो है डेट टाइम लिखा हुआ आ रहा है विजुअली, जो कि हमने लिखा था हार्ड कोडेड वो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो डेट टाइम आ रहा है एक्चुअल में वो आ रहा है सी शार्प के कोड के थ्रू, जो कि हमने रेंडर करवाया रेजर सिंटेक्स के थ्रू। और बाकी नेक्स्ट पे हमारे पास लिखा हुआ है नेम की वैल्यू, जो कि मैंने एक्चुअल में अपना नाम सेट किया था शारिक, को लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। तो जो सी शार्प जो एग्जीक्यूट होकर आई है ना हमारे पास, ये आई रेजर व्यू इंजन से होते हुए, क्योंकि जो ब्राउजर है ना, अगर आप इसको कंट्रोल यू करके देखोगे ना, इसका जो सोर्स कोड होता है ब्राउजर का, तो वो नॉर्मली नजर आ रहा है, इसमें आपको कहीं पे भी सी शार्प नजर नहीं आएगा, क्योंकि सी शार्प का काम है कंपाइल होना, किसी सर्वर पे एग्जीक्यूट होना। तो ब्राउजर पे कभी भी सी शार्प एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट हुआ है सर्वर के ऊपर, जो कि बाय डिफॉल्ट सर्वर होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट का, वो होता है IIS, जहाँ पे ये सी शार्प एग्जीक्यूट हुई है। और एग्जीक्यूट किसने करवाया है? रेजर व्यू इंजन ने, जो भी सी शार्प का कोड था उसको पढ़ के कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ HTML, और फिर जो है व्यू तक पहुंचाया। डायरेक्ट व्यू कभी भी हमारा हम तक नहीं आता, तो होता हुआ आता है रेजर व्यू इंजन के पास से। तो रेजर व्यू इंजन का काम ये हो गया भाई, जो भी सी शार्प है ना, अगर वो जा रही है किसी यूजर तक, तो वो पहले सी शार्प कन्वर्ट होगी HTML के अंदर, फिर जाएगी यूजर तक, ताकि ब्राउजर पे आउटपुट प्रॉपर तरीके से आ रहा हो। तो ये तो हमने बेसिक सी शार्प करी है। अब ये है कि थोड़ी सी आप आगे एडवांस लेवल की करते हैं, जैसे कि आपने लूप एरे इफ एल्स पढ़ा हुआ होगा, तो वो अगर आपको करना हो इसके अंदर, तो वो किस तरीके से करेंगे, इतना मुश्किल खैर नहीं है, बस आपने ब्लॉक ऑफ कोड बना लेना है। ऑलरेडी एक बना हुआ है मेरे पास ब्लॉक ऑफ कोड, लेकिन आप चाहो तो मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसी में भी काम कर सकते हो आप, या आप अलग से क्रिएट कर सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल इफ एल्स की बात करें वो किस तरीके से वर्क करोगे, तो फॉर सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर का, मार्क्स का मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसकी वैल्यू फॉर सपोज मेरे पास है 70, और आप नॉर्मल सा इफ एल्स यूज करते हैं, जो भी आपने शिक्षा पढ़ी आज तक वो सब यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो मार्क्स जो है मेरे पास वो ग्रेटर होते हैं या इक्वल होते हैं एटलीस्ट 80 के, तो आप क्या करें, आप प्रिंट कर दें यहाँ पे। अच्छा, प्रिंट की बारी आई, तो प्रिंट जो होगा जाहिर सी बात है HTML लिखी हुई, तो HTML में जो प्रिंटिंग होती है वो H1 हेडिंग या पैराग्राफ के थ्रू में हो रही होती है प्रिंटिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो, कोई भी HTML का जो टैग है ना वो आप यूज करवा सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर सपोज एक पैराग्राफ यूज करवा रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं A+ ग्रेड। ये कब आएगा A+ ग्रेड लिखा हुआ? जब आपकी कंडीशन मैच कर रही होगी, लेकिन अगर कंडीशन मैच नहीं करती, एल्स पार्ट इसका, और यहाँ पे आप सिंपल A ग्रेड कर दें। और सिर्फ HTML नहीं, आप जो है ना यहाँ पे जो स्टाइलिंग होती है इनलाइन, जो CSS है, बूटस्ट्रैप है, वो सब यूज कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल बूटस्ट्रैप नहीं है, तो बिल्ट इन स्टाइलिंग में कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो आपके सामने दोनों जो है पैराग्राफ हैं, दोनों HTML की एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट डिस्प्ले होगा जो कि बेस करेगा हमारी कंडीशन के ऊपर। तो इससे हमने ये कर लिया कि अपने HTML को भी डायनामिक के तौर पर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे। आपके सामने सिर्फ एक ही पैराग्राफ आया लिखा हुआ, A ग्रेड वाला, A+ वाला नहीं आया। इसका रीजन क्या था कि वो कंडीशन से मैच नहीं किया। सोर्स कोड अगर आप इसका देखना चाहो तो आपके सामने सिर्फ नॉर्मल सा एक पैराग्राफ, और आप अगर कोई सोर्स कोड देखेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें सी शार्प भी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकएंड पे यूज हो रही है, क्योंकि वो काम जो है सर्वर का काम है, वो ब्राउजर का काम नहीं होता, तो ब्राउजर से कोई लिंक भी नहीं होता उस लैंग्वेज का। इसके अलावा अगर आपने ये हमने इफ एल्स की जो बेसिक कंडीशन होती है वो हमने यूज करवा ली है। अगर आपने लूप वगैरह को एग्जीक्यूट करना है तो वो किस तरीके से करोगे आप, तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, एक अलग ब्लॉक ऑफ कोड यूज कर लेता हूँ। अगेन बता रहा हूँ, ब्लॉक ऑफ कोड जरूरी नहीं कि आप अलग अलग यूज करें, एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही सारा सी शार्प कोड भी आ सकता है। मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ ताकि इजीली आप इंशूट कर पाओ कि चीजें कहाँ पे काम कर रही हैं। तो एक फोर लूप होता है, हमने सी शार्प में पढ़ा हुआ भी होगा आपने, वो आप यूज करवा लें। तो फोर लूप का जो सेंटेक्स है कुछ इस तरीके से होता है, और यहाँ पे हम कर लेंगे लेंथ हमारी फॉर सपोज से 10। इंटीजर वेरिएबल आई है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, जब तक मेरा आई जो है 10 से कम रहेगा तो आई को इंक्रीज करते रहें, और जब तक इंक्रीज होगा वो एक लाइन ऑफ कोड है, हम उसको प्रिंट करते रहेंगे। हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे एक पैराग्राफ प्रिंट करते हैं, और पैराग्राफ के अंदर आई को प्रिंट कर देंगे। अब आई जो अगर आप इस तरीके से लिख दिया ना आपने आई, तो 10 टाइम क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें आई की वैल्यू चाहिए। तो आई क्योंकि एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल होता है सी शार्प का पार्ट, तो आप सी शार्प से पहले क्या लगाते हो, इनलाइन एक्सप्रेशन के अंदर @ का सिंबल लगाते हो, तब जाके क्या बन गया, आई एक वेरिएबल बन गया। तो अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हर दफा आपको आई की वैल्यू मिलेगी, जो कि चेंजेबल वैल्यू है 0 to 9, क्योंकि वैल्यू शुरू हो रही है 0 से और वाइंड अप हो रही है 10 से पहले पहले, तो 9 तक ही चलेगा।
पैरा मेरे पास, तो समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास वर्क कर गया। और क्या होता है हमारे पास, स्विच केस होता है और एरे होता है, तो वो भी देख लेते हैं हम। हालांकि हमने सब कुछ नहीं लिखना, बस बेसिक चीजें दिखा दूं आपको कि आप एक्चुअल में व्यू के अंदर सी शार्प को किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो अगेन मैं एक न्यू ब्लॉक ऑफ कोड को है इनेबल कर लेता हूँ, यहाँ पे एक एरे क्रिएट करके दिखाता हूँ। बेसिकली एरे भी क्रिएट करूंगा मैं इसके अंदर, और उस एरे को वन बाय वन एग्जीक्यूट भी करा दूंगा लूप के थ्रू। जो फॉर ईच लूप होता है एरे के साथ एग्जीक्यूट हो रहा होता है, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग की एरे है मेरे पास, इसका नाम मैं रख रहा हूँ माई, क्या नेम्स नाम रख दिया मैंने इसका, इक्वल टू। अब इसके अंदर हम कुछ अपने नंबर ऑफ आइटम स्टोर कर लेंगे। फॉर सपोज मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ अब इन तीनों आइटम्स को मुझे वन बाय वन एग्जीक्यूट करवाना है। तो आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर ईच लूप जो होता है वो स्पेसिफाई होता है एरे के लिए ही, एरे के आइटम को डिस्प्ले करने के लिए। तो फॉर ईच लूप भी देख सकते हैं, क्योंकि फॉर तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर ईच हमने बनाया, और वार आइटम इन कलेक्शन। अब कलेक्शन यहाँ पे जो है वो है नेम्स की कलेक्शन। हमारे पास जो नेम्स है यही एरे है। तो एरे का हर एक आइटम जस्ट लाइक वन बाय वन उजैर इजहान उस्मान, ये वन बाय वन उठेंगे हमारे पास और आइटम के पास जाके स्टोर हो जाएंगे। और फिर हम इसी आइटम को फॉर ईच की बॉडी के अंदर आके प्रिंट भी कर देंगे किसी भी एलिमेंट के अंदर। एचटीएमएल के मैं पैराग्राफ ही अगेन यूज कर रहा हूँ, और एट द रेट आइटम। जैसे आप एट द रेट लगा देते हो ना, तो आपके सामने सजेशन ओपन हो जाती है, जिस लाइक सी शार्प में ओपन होती थी। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, अपनी जो एरे थी उसको डिफाइन भी किया सी शार्प के अंदर, और एग्जीक्यूट भी कर दिया थ्रू आउट दी फॉर ईच लूप। तो ये हमारे पास जो है ना एरे के आइटम वन बाय वन डिस्प्ले भी होगा। तो इन शॉर्ट जो भी सी शार्प आपने पढ़ी आज तक, वो सारी की सारी व्यू के अंदर इस तरीके से, जो कि हमने रेजर सिंटेक्स देखा, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप कोई भी किसी भी किस्म के सी शार्प यहाँ पे यूज करवा सकते हो, और हम कर भी रहे होंगे। तो जाना हमने ये कि एचटीएमएल जो है उसको हम डायरेक्टली राइट डाउन कर सकते हैं विदाउट एनी सिंटेक्स, ठीक है, वो नॉर्मली है। लेकिन जब हाँ बात आती है सी शार्प की, तो वहाँ पे हमने रेजर सिंटेक्स की हेल्प करनी पड़ती है, जो कि कोई मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ एक ब्लॉक बनाना है, उसके अंदर सी शार्प को राइट डाउन कर देना है। तो इससे ये हो गया कि एमवीसी जो है मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसमें मॉडल जो है वो सी शार्प की क्लासेस है, हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। कंट्रोलर सी शार्प की क्लासेस हैं, और व्यू सी शार्प की क्लासेस होने के साथ साथ एचटीएमएल भी है। तो देखा जाए तो एमवीसी के तीनों मेन फैक्टर के अंदर सी शार्प भी नहीं मिले, या अगर अभी तो क्योंकि सी शार्प हम यूज कर रहे हैं ना बेटा, लेकिन एमवीसी जो होती है वो पीएचपी के साथ यूज होती थी। तो पीएचपी अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी मॉडल जो होगा पीएचपी क्लासेस होंगी, कंट्रोलर जो होगा पीएचपी क्लासेस होंगी, और व्यू के अंदर पीएचपी भी होगी और एचटीएमएल भी होगा। तो यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एमवीसी के अंदर, वो तीनों फैक्टर पे एप्लीकेबल हो रही होती है। तो ये हमारे पास था रेजर सिंटेक्स किस तरीके से यूज हो रहा होता है। जो थ्योरेटिकल पॉइंट में डिस्कस किए वो भी इसी हवाले से थे, कि वेरिएबल आप क्रिएट करेंगे वार कीवर्ड के थ्रू, और डबल कोट्स में आप स्ट्रिंग को यूज कर रहे होंगे। और रेजर सिंटेक्स जो होता है वो एंड हो रहा होता है सेमीकोलन के थ्रू। ये हमें पता है, जैसे सी शार्प में बात कर रहे होते हैं हम लोग। और हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि रेजर सिंटेक्स के अंदर आप वीबी भी लिख सकते हो और डॉट सी शार्प भी लिख सकते हो। तो अगर आप वीबी डॉट नेट की बात करेंगे, तो उसमें हमें जो फाइल बनानी पड़ेगी उसका नाम होगा वीबी डॉट एच टी एम एल, डॉट वीबी एच टी एम एल, सॉरी। और अभी जो फाइल बन रही है वो बन रही है डॉट सी एस एच टी एम एल। अब क्योंकि वीबी चलती नहीं है, यूजुअली बेसिक जो लैंग्वेज है वो अभी इतनी इन नहीं है मार्केट के अंदर, एब्सोल्यूट हो चुकी है, तो हम सी शार्प के ऊपर ही रहेंगे। तो ये हमारे पास था सी शार्प के अंदर, व्यू के अंदर सी शार्प को किस तरीके से लिख रहे होते हैं। अब कमिंग क्लास में आके हम डेटा पास करेंगे कंट्रोलर से और व्यू तक लेके जा रहे होंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट रेजिस्टेंट टेक्स्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम।